और अब वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट गई है। यूपी का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया और अपना दबदबा जो है कायम रखा। तो सपा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसके अलावा बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने कांग्रेस के कृपा शंकर को हराया। यहां से उपेंद्र पासवान को 60,405 वोट मिले, तो कृपा शंकर के 36,585 वोट थे। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था विधानसभा की और 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास गई। तो यह विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी परीक्षा थी सरकार की, और उस परीक्षा में सरकार यहां पास होती हुई दिखाई दी है। बांगरमऊ से बीजेपी के श्रीकांत कटियार ने जीत हासिल की। श्रीकांत ने कांग्रेस की आरती वाजपेयी को 31,398 वोटों से हराया। टुंडला सीट से बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने चुनाव जीता। प्रेमपाल ने सपा के महाराज सिंह धनगर को हराया है। तो बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तो यह एक सेमीफाइनल था यूपी का विधानसभा चुनाव से पहले। चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 7 सीटों का यह एक तरीके से परीक्षा थी, सेमीफाइनल थी। और इस 7 में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा करके यह बता दिया कि अभी उनका दबदबा कायम है, यानी सरकार के नेतृत्व पे जनता को अभी भरोसा है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते। आज की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में क्या होगा यह तब की बात होगी, लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी, चाहे कानून व्यवस्था का हो, शिक्षा व्यवस्था का हो, स्वास्थ्य का हो, उसको लेके कहीं ना कहीं जनता ने ऐसे लगता है कि उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उस पर मोहर लगाई है। तो टुंडला सीट से बीजेपी के प्रेमपाल सिंह को वो जीते हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को हराया है। तो कुल मिला के 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। सपा को उम्मीद थी कि वो 2 से 3 सीटें या इससे ज्यादा ला सकते हैं, ऐसे दावे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ और है। तो ऐसे वक्त में जब कृषि कानून लाया गया, कई जगह किसानों ने विरोध किया, कई जगह विपक्ष ने कहा कि ये किसानों के खिलाफ है, उस वक्त में भी ये भरोसा जो बना हुआ है वो ये बताता है कि अभी जनता का जो भरोसा है वो डगमगाया नहीं है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व से। तो बुलंदशहर सदर से बीजेपी की उषा सिरोही ने जीत हासिल की है। उषा ने बीएसपी के हाजी यूनुस को 21,702 वोटों से हराया। बांगरमऊ से बीजेपी के श्रीकांत कटियार ने जीत हासिल की है। श्रीकांत ने कांग्रेस की आरती वाजपेयी को 31,398 वोटों से हराया। टुंडला सीट से बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने चुनाव जीता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को हराया है। तो उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। मल्हनी सीट पर सपा ने कब्जा जमाया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और इस खुशी में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। बिहार और यूपी के चुनाव परिणाम पर सीएम ने कहा कि एक बार फिर जनता ने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश की हमारी मंत्री परिषद की टीम हो या संगठन की टीम हो, इन सब ने एक टीम वर्क के रूप में जो परिणाम दिया है, कार्य इस महामारी के दौरान भी स्वयं की परवाह किए बगैर जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए, आज उसका परिणाम प्रदेश पर इस
उपचुनाव में भी देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है। 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव में और अगले परिणाम में पहले से ही प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों, लोक कल्याण के कार्य हों, नौजवानों के रोजगार के कार्य हों, प्रदेश के विकास हों, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल हो, प्रदेश के अंदर निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हो, ये सभी कार्यक्रम जहां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार के इन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए संगठन के द्वारा, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत, जो परिश्रम किया जा रहा है, वह एक साथ मिलकर के सरकार और संगठन की छवि को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है और आज का ये उपचुनाव उसी की परिणति है। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश के अपने उन सभी जनता जनार्दन को का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उपचुनाव में मतदान के लिए वे आगे आए और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में भाग लेकर के लोकतंत्र के प्रति अपने आस्था को व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया और चुनाव जिताने में पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, आम जन के बीच में उसे पहुंचाने में जो योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर मैं हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्रदेश की इस पूरी टीम को, क्योंकि ये पूरी टीम जब भी जिन्हें अपने दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी, मैं जानता था बहुत बार हम लोग इस बारे में तय करते थे कि नहीं रात्रि को ही हमें वहां पे उस कार्यक्रम में, संगठन की बैठक में जाना है। अपने स्वयं की स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर ये लोग वहां पहुंच करके और उस कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करते थे। ये अपने आप में पूरे मंत्री परिषद के हमारे मंत्रीगण, संगठन के हमारे जितने पदाधिकारी थे, जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां पे जिन्हें लगाया गया वे सब वहां पे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते थे। इन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी जिन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भी मीडिया की रिपोर्टिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती और मुझे लगता है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रचार प्रसार के हर कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ लग करके इसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। लोकतंत्र को एक नया संबल इसे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। तो यूपी उपचुनाव और बिहार में चुनाव के नतीजों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, यह जीत 2022 का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
ऐसी ही पिक्चर 2022 में दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू है जो बिहार और यूपी पर दिखाई दे रहा है। सभी को बधाई देता हूं। उपचुनाव को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि पूरा भारतवर्ष जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए वो भाजपा में बना। मध्य प्रदेश में देखिए स्वीप किया है, गुजरात में सबकी सब सीटों पे हम लोग आगे हैं। अगर आप देखो कर्नाटका में, तो कर्नाटका में भी हम लोग जीते हैं, मणिपुर ऐसे जगह पे भी हम लोग जीते हैं। एनडीए हमारा बिहार में भी आगे चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि योगी जी का जो विकास का एजेंडा है उसकी जीत है। मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता का जो बढ़ता हुआ विश्वास है उसकी जीत है। जो हमने विकास काम किए हैं, चाहे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो, चाहे खाद्यान्न पदार्थों में गेहूं और चावल की क्रय केंद्र का को उचित मूल्य खोलकर उचित मूल्यों पर उसका भुगतान करने का हो, चाहे कोई भी विकास के काम हो, हमने सब अपने वादों पर भी हम खरे उतरे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास दर्ज कराया है। तो यूपी में उपचुनाव परिणाम को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। लेकिन जंगल राज न बिहार में वापस आया है न यूपी में वापस आएगा। लगातार ये अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे कि उठापटक चल रही थी, लगातार राजनीतिक उठापटक की इसी उपचुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है। आज के रिजल्ट नहीं, आज उनको पता चल गया है और उनकी दिवाली का दिवाला निकल गया है। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, भूमाफिया राज, जंगल राज नहीं आएगा। यहाँ राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। निश्चित तौर से विकास सबसे बड़ा आधार होता है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक, जमीन तक यूपी में भी पहुंची और बिहार में भी पहुंची और देश के हर राज्य में पहुंची, और उसका परिणाम कमल का खिलना है। और बिहार के अंदर भी इतनी जबरदस्त विजय, जिससे के कारण से केवल बिहार ही नहीं पूरा देश खुश है। और यूपी के उपचुनाव का इतना शानदार रिजल्ट, और इस रिजल्ट से मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनके सपने रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले ही सपने रह जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में 6 सीटें जाने के बाद जहां बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की जीत पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए है। हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए, चाहे बिहार की बात की जाए चाहे यूपी की बात की जाए। देखिए, कार्यकर्ता मन से, परिश्रम की पराकाष्ठा से लगता है और लक्ष्य और ध्येय के लिए लगता है। बीजेपी की जीत सुनिश्चित कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए लड़ता है। इसलिए मैं इस जीत की कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जनता का आशीर्वाद जो मिला बीजेपी को, मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय योगी जी का जो परिश्रम रहा कोरोना काल में और चुनौती को अवसर में बदला महाराज जी ने, प्रवासी मजदूर हो चाहे विद्यार्थी हो, वह सभी को अपने अपने जनपद में पहुंचाना, उनकी चिंता करना, और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण यह, और कार्यकर्ता बहुत शानदार, दमदार, जानदार भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, निस्वार्थ भाव से रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जिसके कारण ये जीत सुनिश्चित होती है। 6 सीटों पर बढ़त है सर, क्या लगता है कि आपकी पूरा उपचुनाव में सुपड़ा साफ कर देगी भारतीय जनता पार्टी? लगता है हम तो 6 जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। अभी देखिए, अभी तक जो नजर आया है, क्या लगता है सर, जहां तेजस्वी यादव की बात की जा रही थी कि वो बहुमत साबित करेंगे, वो सरकार बनाएंगे, तो तेजस्वी यादव को तेज खत्म हो गया? देखिए, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है और देश में ऐसा नेता कभी नहीं हुआ है कि जो अपने परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में थे। दूसरी बात, गरीब को जो आवश्यकता है, संपूर्ण आवश्यकता, वो पूर्ण कर रहे हैं। यानी शौचालय चाहिए, शौचालय उसका मिल रहा है, पक्का मकान चाहिए, पक्का मकान मिल रहा है, 5 लाख का स्क्वायर इलाज के लिए उसको रुपया चाहिए, वो मिल रहा है, गैस चाहिए वो मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन चाहिए वो मिल रहा है, फ्री में अन्न योजना देना 2-2 टाइम
और कोरोना के पीरियड में इतनी ताकत लगाना ये बहुत बड़ी बात है। जीत का श्रेय किसको देंगे? आदरणीय मोदी जी को और वहाँ के नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा। भारतीय जनता पार्टी जस्ट और बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार उषा सिरोही ने बीएसपी उम्मीदवार हाजी यूनुस को 20,962 वोटों से हराया है। उषा सिरोही को कुल 86,879 मत मिले। बीएसपी उम्मीदवार हाजी यूनुस को कुल 65,917 मत मिले। जिंदाबाद 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 योगी मोदी। और जौनपुर की मलहनी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सिंह से हमारे संवाददाता राहुल यादव ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। करने के लिए भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह बात करते हैं। सर, किस तरीके से चुनाव को देखें आप, ये परिणाम जो है? चलिए ठीक है, मैं जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो जीते हैं मैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, ये थे मनोज सिंह ने कहा कि भले ही चुनाव परिणाम जो भी आए हैं दोबारा ये चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन जो भी चुनाव परिणाम था भले ही दावे बीजेपी की तरफ से हो रहे थे, लेकिन 1962 के बाद से एक बार फिर चुनावी मैदान हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जौनपुर की मलहनी सीट से, जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज जौनपुर। और कानपुर की घाटमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप संखवार को मात दी है। शुरुआती चरण में बीएसपी ने यहां लीड हासिल की थी, लेकिन इसके बाद उपेंद्र पासवान आगे निकल गए और जीत दर्ज की। घाटमपुर सीट से बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने यहां पे जीत हासिल की है। विकास के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। विकास ही विकास देना चाहेंगे। घाटमपुर के सम्मानित समस्त जनता जनार्दन को, घाटमपुर विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले समस्त मतदाताओं को, घाटमपुर विधानसभा के सम्मानित समस्त भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की जीत है। बड़ी जीत दर्ज की है। उपेंद्र पासवान ने बड़ी सीट ली जिसमें जद्दोजहद लगी थी। और इटावा में त्योहारों को लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, आप लोग जनता तक ताजी और बिना मिलावटी माल पहुंचाए। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए और सैंपल जांच के लिए भेजे। तो त्योहारी सीजन है और मिलावटखोर जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, लिहाजा प्रशासन भी अब पूरी तरीके से एक्टिव है मिलावटखोरों के खिलाफ। यहाँ छापेमारी कई दुकानों पे की गई, मिठाई की दुकानों पे सैंपल लिए गए कि कहीं कोई मिलावटी चीज तो नहीं या गुणवत्ता में कोई खराबी तो नहीं। और इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापेमारी कर लाखों रुपए की भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान पटाखों का थाने में आते ही पुलिसकर्मियों में पटाखों को अपने अपने घर ले जाने की होड़ मच गई। सभी पुलिसकर्मी पटाखों के पैकेट की बंदरबाट करने में जुट गए। पुलिसकर्मियों के इस बंदरबाट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आतिशबाजी की खबर थाने में कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मी का पुलिस ने जबरदस्ती कैमरा बंद करवाकर बदसलूकी भी की। आज जो आतिशबाजी पकड़ी गई है वो कब, कहां और कितने लोग पकड़े गए हैं? ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा कुछ पटाखों को बेचा जा रहा है, जिसके संबंध में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उसमें अभी जांच की जा रही है उनके पटाखों की और उसके आधार पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी मात्रा का
पकड़े गए हैं? लगभग ये 50 किलो के लगभग होगा, 50 से 75 किलो के बीच, और अभी इसकी जांच हो रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी में पराली जलाने को लेकर अब तक कुल 54 किसानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 48 किसानों को धान की पराली जलाने तो 6 किसान गन्ने की पत्ती जलाने के मामले में इन पर कार्रवाई हुई। 2,85,000 के जुर्माने की नोटिस किसानों को भेजी गई है, जिसमें से 70,000 रुपए की वसूली भी की गई। पराली जलाने को लेकर बनाई गई टीम में लापरवाही करने वाले 11 लेखपालों को स्पष्टीकरण, जबकि 3 लेखपालों का आरोप पत्र भी दिया गया है। वहीं किसानों समेत किसान नेताओं का कहना है कि सरकार बेवजह किसानों को परेशान कर रही है। तो बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कई जगह जागरूक करने के बाद भी पराली जलाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। देखिए, अभी तक जो हमारे यहाँ पराली से 69 घटनाएं संज्ञान में आई हैं, और हर घटना का जो भी संज्ञान में आई, हर एक की समीक्षा की गई है। और अभी तक इसको दृष्टिगत रखते हुए 2,80,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है, जो दोषी लोग हैं। इसके अलावा 26 प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लगातार किसानों को नया पंचायत स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। मशीनरी बैंक भी तमाम ग्राम सभाओं में, समितियों में और गन्ना समितियों में बनाई गई है, जिसके माध्यम से पराली प्रबंधन सही ढंग से किया जा सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि लखीमपुर खीरी में ओवरऑल किसानों के द्वारा बड़ा सकारात्मक सहयोग दिया जा रहा है, और जो प्रशासन की अपील है सामान्यतया उसका पूरा सम्मान किया जा रहा है। मैं आपका भाई पिंदर सिंह सिद्धू, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन महामंत्री लखनऊ मंडल। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, आज यदि हमारा किसान पराली जलाता है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, गन्ने की पत्ती जलाता है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, भोले भाले किसानों को कॉलर से पकड़ के और ले जाया जाता है थाने। क्यों नहीं सरकार के सिर पे जू रिंग रही, क्यों नहीं देख रही वो भोले भाले किसानों पर इतने मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये भट्टे चल रहे हैं और ये गन्ने के मिल चल रहे हैं और ये बेलें चल रही हैं, जो इतना प्रदूषण है ये नहरों का, ये क्यों नहीं साफ सफाई हो रही, क्यों नहीं इनके ऊपर जो है ये धुआं इतना फैल रहा है। ये सारा प्रदूषण किसानों ने फैला रखा है क्या? जो भी कार्रवाई होती है वो किसानों के ऊपर होते हैं, ये बड़े लोगों पे कार्रवाई कब होगी? और गाजियाबाद में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं दीपावली के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन की मुस्तैदी कहीं नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे होने के बावजूद सीमा चौकी पर पुलिस नदारद है, ना ही यहां गाड़ियों की तलाशी हो रही है और ना ही यहां संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिस की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद में त्योहारों के दौरान किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ये देखने के लिए हम इस समय मौजूद हैं बॉर्डर सीमा चौकी पर। चौकी के ठीक बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का माहौल है। हालांकि त्योहारों के दिन है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद होनी चाहिए, और होनी भी जरूरी है, क्योंकि ये जो जिला है, जिला गाजियाबाद, ये दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था खास तौर से चाक चौबंद रहे, इसके लिए खास तौर से इंतजामात भी किए जाते हैं। ये सीमा चौकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की वो चौकी है जो कि दिल्ली से सटी हुई है, और इसके बाद यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। आगे अगर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो वाहन जिस तरह से गुजर रहे हैं, यहाँ से होकर दिल्ली से होकर गाजियाबाद में प्रवेश कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर सीमा चौकी है। यहाँ पर हर तरीके से वाहन चेक होने चाहिए और त्योहारों के मद्देनजर खासतौर से कोई अनहोनी घटना की तैयारी पुलिस के मद्देनजर करनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यदि या कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है तो आखिर बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी होगी। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि गाजियाबाद पुलिस तमाम दावे करती है, वहीं ये दावे पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं, क्योंकि सीमा चौकी मेन चौकी है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, और यहाँ पर जो चौकसी है वो दिन रात ज़्यादा होनी चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ये सीमा चौकी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है क्योंकि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है इसका जायज़ा लेने के लिए हम सीमा चौकी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौकी पर कोई भी शख्स या कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। पुलिस की कुर्सी पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर चौकी इंचार्ज हैं के शर्मा, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ एक भी मौजूद नहीं है। ऐसे में
सीमा चौकी पर किस तरीके से चौकसी बरती जा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी उठा है कि सीमा अगर ये हालात हैं तो यहाँ कोई भी असामाजिक तत्व घुस जाता है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। गाजियाबाद में लगातार अब वारदातें बढ़ रही हैं और ये हालात अगर गाजियाबाद के हैं तो सोचने वाली बात है कि यहाँ के हालात इस तरीके से होने पर किसकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई अप्रिय घटना जिला गाजियाबाद में घटती है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी अंकित पांडे के साथ जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। और एमपी समेत कई राज्यों में आज उपचुनाव हुआ। सभी जगह पर कमल का फूल खिला। यूपी में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की 6 सीटें आई और पार्टी ने वो कर दिखाया जिसने विरोधियों के होश फाख्ता कर दिए। बिहार में एनडीए का डंका बजने के साथ ही बीजेपी ने साबित कर दिया है कि मोदी के होते हुए कुछ भी मुमकिन है और इसकी गवाही सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सभी उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं जहां 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी की लगातार बनी हुई बढ़त के बाद साबित हो गया कि बिहार के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी का जादू कायम है और 28 में से 15 सीटों पर बीजेपी को मिली धमाकेदार जीत ने बता दिया कि बीजेपी हर राज्य की रेस में आगे है। किला जी, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं कितने आश्वस्त लग रहे हैं मध्य प्रदेश में कि इस बार वापस से भाजपा सरकार आएगी? 100%। हमने तो पहले ही कहा था कि 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज जी का नेतृत्व, दोनों का प्रभाव है मध्य प्रदेश में। और वैसे भी सारे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं आप देख रहे हैं बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो मोदी जी का जादू जो लोकसभा में था वो आज भी कायम है। और आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें, गुजरात का चुनाव देखें, जहाँ भी बाई इलेक्शन हो वहाँ सब दूर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। जाहिर है कि लोकसभा में चलने वाला पीएम मोदी का जादू आज भी कायम है। आज भी बीजेपी का बोलबाला है। फिर चाहे बात बिहार की हो या उपचुनाव में यूपी से लेकर तेलंगाना और एमपी से लेकर गुजरात तक, चलती तो इसी तिगड़ी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।